नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। 9% की भारी तेजी आज हमें इसमें देखने को मिली है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, साथ ही साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और क्या हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 552 रुपीज, जो कि 5% ऊपर है। लेकिन आज का जो हाई बना था वो था 9% ऊपर, उससे भी काफी ऊपर निकल चुका था। तो हमें भारी तेजी आज देखने को मिली थी। तो आप देख पाएंगे कि जो 52 वीक लो है वो है 235 रुपीज, जिससे काफी ऊपर निकल चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 1596 के लेवल से अभी भी बहुत ज्यादा नीचे ही चल रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा करेक्शन पर ही हमें अवेलेबल है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में, तो टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बुलिश बताते हैं। और अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में, तो मार्केट कैप है 38,343 करोड़ के आसपास, पी रेशियो 8.68 है। इंडस्ट्री की पी 26.23 से काफी ज्यादा कम पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.45, डिविडेंड यील्ड है 1.36% की, जो कि अच्छी डिविडेंड है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 16.48% की वीक डिलीवरी यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं क्या है वो न्यूज जिसकी वजह से इतनी भारी तेजी हमें देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि रूट वन अपना स्टेक बढ़ाना चाहती है, और इसी के कारण हमें 9% की भारी तेजी इंडसइंड बैंक में देखने को मिली है। ये रूट वन क्या है, किस तरह से अपना स्टेक बढ़ाने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या परमिशन मिली है या नहीं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रूट वन एक यूएस बेस्ड हेज फंड है और वो अपना स्टेक बढ़ाना चाहती है, और जो कि अच्छी बात है इंडसइंड बैंक के लिए, क्योंकि वो भी कैपिटल रेज करना चाहते हैं और अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। रूट वन ऑलरेडी 5.41% की होल्डिंग रखता है, लेकिन बढ़ाकर 9.9% की करना चाहता है, वो भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है बैंक के बोर्ड से, यानी कि बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ने कंफर्म नहीं किया है। फाइनल कॉल उन्हीं का रहेगा कि ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा या नहीं। और अगर परमिशन की बात करें तो आरबीआई अप्रोच किया गया था और उन्होंने रिक्विजिट अप्रूवल दे दिया है स्टेक हाइक के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। कैपिटल रेज करने के लिए प्रमोटर्स यानी कि हिंदुजा ग्रुप भी अपने स्टेक को बढ़ाना चाहती हैं, 14.34% से करना चाहती हैं 26%, लेकिन फिलहाल आरबीआई उसे अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। ये देंगे या नहीं ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमने जान लिया है कि क्यों हमें तेजी देखने को मिली है, तो इसको लेकर हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए उसके बारे में चार्ट्स पर बात करते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली। 250 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अभी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 550 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो अपने 50 डेज के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पहली बार ये उसके ऊपर सस्टेन हो पाया है। आप देख पाएंगे काफ़ी दिनों से उसी लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी तेजी देखने को मिल रही है और उस लेवल को ये छोड़कर 100 डेज के ईएमए को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लेवल कैलकुलेट होकर आता है 629 का। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 68.01, यानी कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर। अगर ये 70 के ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर ओवरबॉट जोन देखने को मिल सकता है, यानी कि फ्रेश पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 65.59। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में हमें जो सिग्नल मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई क्लियरली सिग्नल दिखाई नहीं देता है। हालांकि एक बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, लेकिन काफ़ी समय से एक कंफ्यूज्ड जोन में चल रहा है एमएससीडी। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई है, अपने अपर बैंड के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली और ये अपने मीडियन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस अपर बैंड की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि इसकी आज की जो क्लोजिंग हुई है अपर बैंड के ऊपर हुई है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 538 का लेवल, मीडियन जो है वो है 497 का लेवल, और अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में तो वो है 457 का लेवल।
अब बात कर लेते हैं इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 474 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे स्टॉक उसके ऊपर गया तो था लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस सेलर्स उस पर हावी हो गए थे और प्राइस नीचे लेकर आ गए थे। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसे हमें वॉच आउट करना चाहिए। अगर इसे ये तोड़ पाता है, सस्टेन हो पाता है, तो इसे हमें दूसरे और जाता हुआ नजर आ सकता है और 62 के आसपास का रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ सकता है। अगर बात करें नीचे के लेवल्स के बारे में तो 401 का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उससे भी नीचे जाए तो 327 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने कैसे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो आप देख पाएंगे कि स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए थे, अच्छा खासा ये ऊपर निकल चुका था, 2000 के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद जो हमें गिरावट देखने को मिली है उसे कोई भी नहीं रोक पाया है। 2000 का स्टॉक 250 तक वापस आ चुका था। इसके पीछे का मेन रीज़न जो है कि वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ा लोन दिया गया था और वोडाफोन आइडिया की हालत आपको पता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी पोजीशंस के बारे में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको होल्ड करने को कहूँगा। अगर आपने टाइमली एग्जिट नहीं किया है तो यहाँ पर मैं आपको एग्जिट करने को नहीं कहूँगा। ऑलरेडी अच्छी गिरावट हो चुकी है, 2000 का स्टॉक हमें 500 के आसपास मिल रहा है, वेल्थ डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में होप कर सकते हैं कि जो AGR के ड्यूज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो वोडाफोन आइडिया के फेवर में आएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमें इंडसइंड बैंक में रिवाइवल देखने को मिल सकता है, शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इसमें एलोकेट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी कोई क्लियर पिक्चर बनकर नहीं आ रही थी क्या होने वाला है वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा इसमें पैसे एलोकेट करने की ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिवट पॉइंट्स के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ये पहुंच चुका है और आज ही अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल चुकी है। टुडेज हाई से जो क्लोजिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा नीचे हुई है और साथ ही साथ इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। तो अब जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लिया था वो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें फ्रेश बाय के बारे में तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 450 के आसपास का लेवल अच्छा लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी कहीं उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन दिखाया था और वापस हमें तेज़ी देखने को मिली थी। और साथ ही साथ 450 से 470 के बीच में बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड और पिवट लेवल भी दिखाई देता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 350 से 400 का लेवल ही मैं बताऊंगा। भले ही ये लेवल ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें पिछले कुछ दिनों में दिखाई दी है। तो मेरा मानना है आपको अगर आपको वेट करना है तो 400 या उसके नीचे के लेवल्स पर ही बाय करना चाहिए। 400 के आसपास हमें पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट बनकर आता है। साथ ही साथ 350 के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट दिखाया और वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिली है। तो अगर आपको एनीवेज नियर 400, 410 या उसके नीचे के लेवल्स पर मिलता है तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यहां पर थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि अभी भी कोई क्लियर पिक्चर बनकर नहीं आता है। और अगर आपको बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक, जो ब्लू चिप बैंक है जैसे कि HDFC बैंक और कोटक बैंक, उन्हें प्रायोरिटी दीजिए और उसके बाद ही इंडसइंड बैंक को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कीजिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत सारा पैसा अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो उसमें से 10 या 15 हज़ार सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक में एलोकेट करना मुझे सही नहीं लगेगा। बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।